नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। उस दिन भी हर रोज की तरह मैं ऑफिस में देर तक अटकी हुई थी। दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी, ट्रैफिक और अनगिनत काम, सब कुछ इतना बोझिल हो चुका था कि बस अब लगता था कि दिन खत्म हो और मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं। दिन भर की मीटिंग्स, काम की टेंशन और बॉस की किचकिच से वैसे ही सिर भारी हो रखा था। बस यही था कि अब किसी तरह घर पहुंचना है और फिर चैन की नींद सोना है। मैंने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। शिट, मेरे मुंह से निकला। आखिरी बस पकड़ने का टाइम जा चुका था। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकली, रात के अंधेरे ने मुझे घेर लिया। मैं पास के बस स्टॉप पर पहुंची तो देखा कि वहां कोई नहीं था। सब तरफ सन्नाटा, बस दूर से आती गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में डूबा सुनसान रास्ता। दिल्ली की सड़कों का ये हाल है कि दिन में जितनी भीड़ होती है, रात होते ही सब वीरान हो जाता है। मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन आज का दिन ही अजीब था। मैंने अपने फोन की बैटरी देखी, 5%। किस्मत देख रही हो, मैंने खुद से कहा। मैंने इधर उधर नजर घुमाई, लेकिन कहीं कोई टैक्सी या ऑटो नजर नहीं आ रहा था। अब क्या करूं? घर फोन करके किसी को बुलाऊं? लेकिन फोन की बैटरी ये तो कभी भी स्वाहा हो जाएगी। उफ, अब बस का ही इंतजार करना पड़ेगा। कुछ मिनट बीते होंगे कि दूर से एक बस आती दिखाई दी, लेकिन यह बस कुछ अजीब थी। कोई रूट नंबर नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं, जैसे काफी पुरानी हो। मैंने ध्यान से देखा तो बस की लाइटें भी कमजोर सी थी, जैसे वो सालों से सर्विस में ना हो। खैर, मैंने सोचा चलो जो भी हो, कम से कम ये घर तक छोड़ देगी। रात को ऐसे टाइम में ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होते। बस रुकी और मैंने बिना ज्यादा सोचे उसमें चढ़ने का फैसला किया। बस में घुसते ही एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। वो ठंडी हवा, अंदर की दमघोंटू सी खामोशी, बैठने की सीटें पुरानी और टूटी हुई, और ऊपर से वो सीटी बजाती खिड़कियों से आती ठंडी हवा। मैंने अपने कानों में ईयरफोन डालने की सोची, लेकिन फोन की बैटरी और घट गई थी। अब बस का सफर बिना म्यूजिक के ही कटना था। बस में कुछ ही लोग थे, सब चुपचाप बैठे थे। किसी की भी नजरें मुझसे नहीं मिली। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की के बाहर देख रहा था। अजीब तो लगा, लेकिन मैं थकान में डूबी हुई थी और घर जल्दी से जल्दी पहुंचने के अलावा कुछ सोचने का मन नहीं था। मैंने भी एक खाली सीट देखी और जाकर बैठ गई। बस धीरे धीरे चलने लगी और मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर का नजारा काफी हद तक वैसा ही था जैसा हर रोज दिखता है, लेकिन फिर भी आज कुछ अलग था। रास्ते में जो भी दुकानें या घर आते थे वो कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहे थे। और वो हवा इतनी ठंडी और अजीब सी क्यों लग रही थी? जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे मेरा दिल बैठने लगा। ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैंने अपने आसपास बैठे लोगों को गौर से देखा। कोई हिला तक नहीं, सब ऐसे बैठे थे जैसे किसी और दुनिया के हों। वो जो आदमी मेरे बगल में बैठा था, उसने शायद पूरे सफर में एक बार भी अपनी जगह से हिलने की जहमत नहीं उठाई। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी मूर्ति की तरह। मुझे और अजीब लगने लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया, रुचिका, तुझे ज्यादा सोचने की आदत है। ये सब तेरा वहम है। बस कुछ देर में घर पहुंच जाएगी, रिलैक्स। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, मेरी धड़कनें तेज होने लगी। एक ठंडक मेरे पैरों से लेकर सिर तक फैल रही थी और मेरी हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। मुझे अपनी सांसें भी भारी लगने लगी। ये सब क्या हो रहा था? उस रात मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी और वाकई माहौल काफी अजीब लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और वो हल्की हल्की ठंडी हवा
हड्डियों तक चुभ रही थी। वैसे तो दिल्ली की सड़कों पर रात के वक्त भी हलचल रहती है, पर उस दिन सब कुछ जैसे थमा हुआ था। कहीं कोई गाड़ी नहीं, ना कोई पैदल चलता इंसान। जैसे मैं अकेली थी उस पूरे इलाके में। सिर दर्द कर रहा था और थकान से पैर जवाब दे रहे थे। बस जल्दी से बस आए और मैं घर पहुंच जाऊं, यही सोच रही थी। करीब 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद भी कोई बस नहीं आई। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 11 बजने वाले थे। दिल्ली में इतनी देर तक बस का आना वैसे भी मुश्किल था, पर कभी कभी लेट बस मिल ही जाती थी। लेकिन उस वक्त बस का कोई नामो निशान नहीं था। तभी दूर से एक बस आती दिखी। मैंने राहत की सांस ली, आखिरकार। लेकिन जैसे जैसे वो बस पास आई, मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बस दिखने में बहुत पुरानी थी। उसका रंग हल्का सा धुंधला पड़ चुका था, जैसे कई सालों से उसकी मरम्मत ना हुई हो। हेडलाइट्स भी मध्यम थी और बस का हॉर्न वो एक अजीब डरावनी सी आवाज निकाल रहा था। दिल में एक अजीब सी धड़कन उठी। क्या ये वही बस है जो मुझे घर ले जाएगी? बस रुकते ही दरवाजा खुला और मैं कुछ देर ठिठकी खड़ी रही। अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन बस का अंदरूनी हिस्सा इतना अंधेरा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ड्राइवर की कर्कश आवाज सुनाई दी, बैठना है तो जल्दी बैठो, देर मत करो। ड्राइवर की आवाज सुनकर मैं थोड़ी हिचकिचाई, पर फिर सोचा कि इस वक्त और कोई बस तो आने वाली नहीं है। थकान ने भी दिमाग पर कब्जा कर लिया था, तो मैंने बिना ज्यादा सोचे बस में कदम रख दिया। अंदर घुसते ही एक ठंडा सा झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे ऊपर बर्फ की परत डाल दी हो। हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। मैंने अंदर देखा तो सब कुछ थोड़ा धुंधला सा लग रहा था। बस की सीटें बहुत पुरानी और जर्जर थी, कुछ तो आधी टूटी हुई भी दिख रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि बस में काफी कम लोग थे, बल्कि यूं कहो कि बस नाम मात्र के यात्री थे। कुछ लोग इधर उधर बिखरे हुए बैठे थे, पर कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। पूरा माहौल एकदम शांत, बिल्कुल सर्द। मैंने आगे बढ़कर एक सीट चुनी और बैठ गई। जैसे ही बैठी, सीट से धूल का गुब्बार उठ गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा और सूनापन हर तरफ छाया हुआ था, पर रास्ता भी कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा शायद मेरी थकान की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। बस की खिड़कियों से बाहर का नजारा तेजी से धुंधला रहा था। सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था, लेकिन बस जिस रफ्तार से चल रही थी वो अजीब थी, न ज्यादा तेज और न ज्यादा धीमी। रास्ते के इर्द गिर्द के पेड़ और बिजली के खंभे यूं गुजर रहे थे जैसे किसी और ही दुनिया में हूं। मैंने धीरे से खुद को तसल्ली दी, बस थोड़ी देर और फिर घर पहुंच जाऊंगी। तभी अचानक मेरे बगल में बैठा आदमी हल्के से खांसा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो आदमी अजीब तरह से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थी, चेहरा एकदम सफेद और बेहिसाब थका हुआ लग रहा था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर उसके चेहरे पर अजीब तरह की उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। क्या? मैंने झिझकते हुए पूछा। उसने मेरी ओर देखा और बिना कोई और बात कहे बस फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा रहस्य देख रखा हो। मेरे अंदर का डर अब और बढ़ने लगा था। मैं इधर उधर देखने लगी, लेकिन बस के बाकी यात्री भी अजीब तरह से बुत बने बैठे थे, जैसे सब के सब किसी घने सन्नाटे में खोए हुए हों। किसी की भी आंखों में कोई उम्मीद या हरकत नहीं दिख रही थी। अब मुझसे ये माहौल सहन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ड्राइवर से पूछती हूं कि ये बस कहां जा रही है। मैं सीट से उठी और आगे बढ़ने लगी। ड्राइवर की सीट तक पहुंचते ही मैंने उसकी पीठ देखी। एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने हल्की आवाज में पूछा, भाई साहब, ये बस कहां जा रही है? ड्राइवर ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, बस चल रही हैं। उसके इस जवाब से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बस चल रही हैं? मतलब क्या? मैंने थोड़ी हिम्मत करके फिर पूछा, मतलब कहां तक जाएगी ये बस? इस बार उसने मुड़कर मुझे देखा। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें वो लाल और धुंधली थी। उसने एक धीमे से मुस्कान के साथ कहा, जहां तुम्हें जाना है वहीं जाएगी। यह जवाब सुनकर मेरी हालत और खराब हो गई। क्या मतलब है इसका? मैं पीछे मुड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी था जिसने मुझे पहले चेतावनी दी थी। उसने इस बार सीधी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने गलती कर दी इस बस में चढ़कर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे किसी ने झटका मारा। मैं घबरा गई। मैंने हाथ छुड़ाया और जल्दी से अपनी सीट पर लौट आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। ये क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? मैंने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां भी अब सब कुछ अलग दिखने लगा था। रास्ता, वो वही रास्ता नहीं था जिसे मैं जानती थी। सब कुछ धुंधला हो रहा था, जैसे किसी काले धुएं में लिपटा हुआ। अब मुझे इस बस में बैठना सबसे बड़ी भूल लग रही थी। उस रात जब बस में बैठी थी तो लग रहा था जैसे हर पल कोई ना कोई अजीब चीज होने वाली है। हर चीज से अजीब सी ठंडक और खौफ महसूस हो रहा था। मैं सीट पर बैठी थी, लेकिन अब मुझे खुद को वहां सुरक्षित महसूस कराने की कोई भी वजह नजर नहीं आ रही थी। बस में वो अजीब सा माहौल, वो सर्द हवा जो खिड़कियों से अंदर घुस रही थी, और मेरे चारों ओर बैठे लोग, सब कुछ असामान्य था। बस धीरे धीरे अजीब रास्तों पर चल रही थी, जैसे किसी ऐसी जगह की तरफ जा रही हो जो मुझसे पूरी तरह अनजानी हो। मैं खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कोई जाना पहचाना रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला और अंधकार में डूबा हुआ था। रास्ते के पेड़, घर और स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे गायब हो रहे थे, जैसे कोई दूसरी दुनिया आ गई हो। मैंने अपने बगल में बैठे उस आदमी की बात याद की। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। उसकी चेतावनी दिमाग में घूम रही थी। ये बात क्या थी? क्यों कहा उसने ऐसा? मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा था। बस के लोग भी किसी अनजान खौफ में डूबे हुए थे। ना कोई बात कर रहा था, ना कोई हिलडुल रहा था। सबकी आंखें अजीब तरीके से नीचे झुकी हुई थीं, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। मैंने खुद को समझाया, रुचिका, तेरा वहम है, तू बस थकी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पर मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कुछ गलत है, बहुत गलत। मैं सीट से उठने वाली थी कि तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई खरोंच रहा हो। मैंने पहले सोचा कि शायद बस की खिड़की से कोई पत्थर टकराया होगा, पर आवाज लगातार आती रही। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे या खिड़की पर नाखून घसीट रहा हो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने अपने चारों तरफ देखा, पर किसी ने भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। बाकी सब लोग अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, जैसे वो आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं दे रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दिया। सब कुछ धुंध में छुपा हुआ था। बस उस खरोंचने की आवाज और तेज हो गई थी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। यह बस का पुराना सिस्टम होगा, कुछ गड़बड़ होगी। तभी अचानक बस की लाइट्स झपकने लगी। कुछ सेकंड के लिए बस में पूरी तरह अंधेरा हो गया, और फिर अचानक से लाइट्स वापस आ गईं। उस पल में मैंने बस के आखिरी हिस्से की ओर देखा, और मुझे एक परछाई सी दिखी, किसी इंसान की आकृति, पर वो इंसान नहीं था। उसने जैसे मेरी ओर देखा और फिर तेजी से गायब हो गया। मुझे लगा मेरी सांस रुक गई है। मैंने झट से दूसरी तरफ देखा। क्या वो सच था या मेरी आंखों का धोखा? मैं घबरा गई थी और मेरे शरीर में जैसे ठंड की लहर दौड़ गई थी। अब मुझसे यहां बैठा नहीं जा रहा था। मैंने अपने पीछे बैठे उस अजीब आदमी की ओर देखा, जिसने पहले मुझे चेतावनी दी थी। मैंने डरते हुए पूछा, क्या आपने भी वो देखा? उसने हल्की आवाज में कहा, तुमने देख लिया, अब तुम यहां से जा नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या मतलब है आपका? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, जैसे उसने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो दी हो। मेरा डर अब और ज्यादा बढ़ने लगा था। मैं किसी भी तरह इस बस से बाहर निकलना चाहती थी। तभी अचानक एक और झटका लगा। बस अचानक रुक गई और एक खामोशी फैल गई। मैं बस की खिड़की से बाहर देखने लगी कि ये बस आखिर कहाँ रुकी है। बाहर अंधेरा घना था, कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने देखा, बस किसी सुनसान इलाके में रुकी थी और चारों ओर सिर्फ पेड़ थे। मैं सोच में पड़ गई, ये कहाँ आ गए हैं हम? अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी चढ़ा। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़े गंदे और फटे पुराने थे। उसने बिना मेरी तरफ देखे धीरे धीरे बस के अंदर कदम रखा और सबसे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी चाल में अजीब सी ठहराव था, जैसे वो बस में चलने नहीं, रुकने के लिए आया हो। मेरी नजरें उस पर टिकी रहीं और मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे बस को फिर से चलाना शुरू किया, पर अब बस का माहौल और भी ज्यादा भारी हो चुका था। मुझे ऐसा लगने लगा था
कि मैं किसी फंसे हुए जाल में फंस चुकी हूं, जहां से निकलना नामुमकिन है। वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके बस में चढ़ने के बाद माहौल और भी घातक हो गया था। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि वो आदमी मेरे पीछे बैठे आदमी से धीरे धीरे बात कर रहा था। आवाज इतनी धीमी थी कि साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, पर जो भी वो कह रहा था वो आदमी एकदम शांत और गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अब वही डर झलक रहा था जो मेरे दिल में था। मैंने सोचा, अब और नहीं, मैं इस बस से निकलना चाहती हूँ। मैंने हिम्मत जुटाई और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी ड्राइवर ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बैठ जाओ। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी था। मैं जहां खड़ी थी वहीं जम गई। क्या हो रहा था? ये बस कहां जा रही थी? मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी मैंने महसूस किया कि बस के अंदर तापमान अचानक से और गिर गया, जैसे किसी ने एकदम से सब ठंडा कर दिया हो। मेरे हाथ पैर जमने लगे थे। मैंने देखा कि खिड़कियों पर बर्फ की हल्की परत जमने लगी थी। ये क्या हो रहा था? और सबसे खौफनाक बात यह थी कि बाकी यात्री इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, जैसे उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। मैंने कांपते हुए खुद से कहा, यह सब एक बुरा सपना है, बस जल्दी खत्म हो जाएगा। पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। तभी अचानक मेरे सामने बैठे एक यात्री की गर्दन अपने आप मुड़ने लगी। वो पहले नीचे झुका, फिर उसके सिर ने पूरी तरह उल्टा घूमना शुरू कर दिया। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, लेकिन वो आदमी हिला भी नहीं। उसकी आंखें, उनमें कोई जिंदगी नहीं थी, बस एक अजीब सी मृत मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी। मेरे मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन वो आवाज मेरे गले में ही अटक गई। अब मैं समझ चुकी थी, ये बस सामान्य नहीं थी। यहां से निकलना इतना आसान नहीं था। बस के अंदर माहौल इतना खौफनाक हो चुका था कि मुझे खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लगने लगा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। जो कुछ मैंने देखा था, वो आदमी जिसकी गर्दन घूम गई थी, वो बूढ़ा जो बिना किसी हिलडुल के बैठा था, और हर तरफ का सन्नाटा, ये सब मेरी समझ से परे था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। बस की लाइटें अब भी झपक रही थीं और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। तभी पीछे से वही आदमी जिसने मुझे पहले चेतावनी दी थी, धीरे से मेरी ओर झुका और बुदबुदाया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने डरते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन अब उसका चेहरा उतना अजीब नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों झलक रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और ये बस कहां जा रही हैं? उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ये बस उन लोगों के लिए है जो मौत से भाग नहीं सकते, जो किसी न किसी तरह अपनी मौत के फंदे में फंस चुके हैं। और तुमने गलती कर दी है इस बस में चढ़कर। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मैं बस घर जाना चाहती थी। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। हम सब यहां अपनी किस्मत से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत को कोई चकमा नहीं दे सकता। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मेरी रूह को झकझोर दिया। मैंने घबराते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारी कहानी क्या है? वो आदमी थोड़ा शांत हो गया और फिर उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम रवि है। मैं भी तुम्हारी तरह था, एक सामान्य इंसान। मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुराई नहीं की थी, बस काम करता था, परिवार था। एक रात मैं देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह एक बस स्टॉप पर खड़ा था। उस वक्त भी मौसम ठीक नहीं था और बस का इंतजार करते करते मैंने वही किया जो तुमने किया। पहली बस में चढ़ गया, बिना ये सोचे कि वो कहां जा रही हैं। रवि की बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी कहानी और मेरी हालत में इतनी समानता थी कि मैं सहम गई थी। मैंने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? रवि ने एक लंबी सांस ली और बोला, पहले कुछ भी अजीब नहीं लगा, बस चल रही थी। बाकी यात्री भी वैसे ही बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सड़कों पर अजीब चीजें दिखने लगी, बस के यात्री भी बदलने लगे। मैंने ड्राइवर से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उसने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। बस तभी मुझे समझ में आ गया था कि मैं फंस चुका हूं। उस बस में जो लोग थे वो सभी मौत के इंतजार में थे। और फिर रवि ने चुप हो गया, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत ना हो। उसकी आंखें शून्य में घूरने लगी और वो धीरे धीरे कांपने लगा। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, फिर क्या हुआ रवि? उसने डर से कांपते हुए कहा,
एक एक करके सब मरने लगे और मुझे लगा कि मैं भी बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बच गया, पर इस बस में फंस गया। अब यहां से कोई भी निकल नहीं सकता, तुम भी नहीं। रवि की बात सुनकर मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में जो डर था वो मेरे दिल में सीधे उतर गया। मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई मैं इस बस से कभी बाहर निकल पाऊंगी? तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी, जैसे किसी पुराने समय से आ रही हो। उसने सीधे मेरी ओर देखा और बोला, तुम सब जानते हो कि ये बस कहां जा रही है। यहां जो भी बैठा है उसकी कहानी एक जैसी है, तुम भाग नहीं सकती। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस बूढ़े आदमी ने मुझे घूरते हुए कहा, मैं वही हूं जो हर बार आता है जब किसी को अपना हिसाब पूरा करना होता है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक बस में चढ़कर कहीं जा रही हो, पर असल में ये बस उन सभी के लिए है जो अपनी गलतियों से भागने की कोशिश करते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, गलतियां? मैंने क्या गलत किया है? उसने एक खतरनाक हंसी के साथ कहा, गलतियां जिनसे तुमने मुंह मोड़ रखा है, लेकिन हर किसी का हिसाब होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब सच था या मेरा वहम। मेरा दिमाग चकरा रहा था, हर तरफ अजीब अजीब चीजें हो रही थी और यह बूढ़ा आदमी एक पहेली था। तभी बस के सबसे पीछे एक और आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। वो बहुत ही भयानक हालत में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना सफेद जैसे किसी लाश का हो। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो सीधी मेरी तरफ देख रही थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम नहीं बचोगी, कोई नहीं बचता यहां। उसकी चीख सुनते ही बस के बाकी सारे यात्री भी अचानक जाग गए और सब एक साथ मेरे ऊपर झपटने लगे। वो सब लोग मेरे चारों ओर खड़े थे, जैसे मुझे घेर कर मुझसे कुछ कहना चाहते हों। उनके चेहरों पर सिर्फ डर और दर्द था। मैंने घबराकर रवि से पूछा, ये लोग कौन हैं? ये सब क्या हो रहा है? रवि ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी मौत को स्वीकार नहीं किया। वो अब इस बस में फंसे हुए हैं हमेशा के लिए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि मैं किस भयानक स्थिति में फंस गई थी। ये बस एक साधारण बस नहीं थी। ये उन लोगों की बस थी जो अपनी मौत से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हमेशा के लिए फंस चुके थे। मैंने धीरे से रवि से पूछा, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? रवि ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, कोई बच नहीं सकता। हम सब अपने अतीत की गलतियों के शिकार हैं। इस बस में सबके साथ वही हो रहा है जो उनके साथ होना चाहिए। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं भी उस बस का हिस्सा बन चुकी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। चारों तरफ अजीबोगरीब लोग और उनकी कहानियां मुझे घेरे हुए थीं और मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ चुका था। रवि की बातों ने मेरे दिल में अजीब सा डर बैठा दिया था, लेकिन साथ ही एक बेचैनी भी थी कि क्या ये सब सच है या मैं किसी बुरे सपने में हूं। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी बस एक झटके के साथ रुक गई। मैं आगे की ओर गिरते गिरते बची। एक पल के लिए सब शांत हो गया। बाकी यात्री अपनी जगह पर जमे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस खालीपन। अब क्या होगा? मैंने खुद से बुदबुदाया। अचानक ड्राइवर ने अपनी जगह से सिर घुमाकर मुझे देखा। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल थीं, जैसे कोई भयानक चीज देख ली हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसने पहली बार कुछ कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने घबराते हुए रवि की ओर देखा, लेकिन इस बार वो भी किसी मददगार की तरह नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में डर था, जैसे वो भी जानता हो कि अब कुछ बुरा होने वाला है। क्या मतलब? मैंने खुद को थोड़ा संभालते हुए पूछा। ड्राइवर ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें भी वही करना होगा जो बाकी लोगों ने किया। जो इस बस में आता है उसे अपने पापों का हिसाब देना होता है, और तुम्हारी भी बारी आ चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने क्या किया है? मैंने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। रवि ने शांत आवाज में कहा, रुचिका, ये बस सिर्फ उन लोगों को ले जाती हैं जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई भयानक पाप छिपा होता है, जो खुद को मासूम समझते हैं, लेकिन असल में उन्होंने ऐसा कुछ किया होता है जिससे वो भाग नहीं सकते। और अब तुम्हारी परीक्षा होगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। पाप? मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा सीधी सादी जिंदगी जीती आई हूं, कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन फिर अचानक मेरे अंदर कोई अजीब सी हलचल होने लगी,
जैसे मेरे जहन में कुछ दबी हुई यादें जाग रही हों, जिन्हें मैंने खुद से भी छुपा रखा था। मैंने धीरे धीरे कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। रवि ने दुखी होते हुए कहा, यही तो बात है रुचिका, ये बस उन यादों को उभारती हैं जो हम खुद से भी छिपा लेते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होगी। जो तुम खुद को भूलने पर मजबूर कर चुकी हो, उसे याद करना पड़ेगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और फिर अचानक मुझे वो रात याद आ गई। वो एक अंधेरी रात थी, सालों पहले। मैं कॉलेज में थी। मैं और मेरी दोस्त सोनल उस रात बहुत नशे में थे। पार्टी से लौटते वक्त हमने तेज स्पीड में कार चलाने का फैसला किया था। वो हमारी मस्ती थी, एक एडवेंचर। अचानक सोनल ने हंसते हुए कहा, रुचिका देखो, मैं बिना ब्रेक लगाए ड्राइव कर सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं भी जोश में आ गई थी और मैंने उसे हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन फिर अचानक एक आदमी हमारी कार के सामने आ गया। सोनल ने ब्रेक लगाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कार ने उसे टक्कर मार दी और वो आदमी दूर जाकर गिरा। हम दोनों बुरी तरह से डर गए थे। सोनल चीखने लगी थी, रुचिका अब क्या करेंगे? ये आदमी मर गया तो? मैंने डर से कांपते हुए कहा था, हमें यहां से निकलना होगा, अभी के अभी। अगर पुलिस आई तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर हम वहां से भाग निकले थे। अगले दिन अखबारों में छपा था कि एक आदमी सड़क दुर्घटना में मारा गया। पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। मैंने और सोनल ने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया, बस उसे अपनी यादों से मिटाने की कोशिश की। लेकिन अब वो सारी यादें मेरी आंखों के सामने थी। वो आदमी, वो चीख और हमारा वहां से भाग जाना। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने रवि की तरफ देखा और टूटे हुए स्वर में कहा, वो मेरी गलती थी। मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। रवि ने दुखी होते हुए सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी यही परीक्षा है। तुम भाग सकती थी, लेकिन अब मौत तुमसे हिसाब मांगने आई है। तभी बस की खिड़की पर जोरदार धक्का हुआ। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वही आदमी जिसे हमने टक्कर मारी थी खिड़की के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो मुझे घूर रहा था, जैसे अब वो मुझे माफ करने वाला नहीं था। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मैंने बस के अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर वहीं जमे रह गए। वो आदमी खिड़की से अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर सिर्फ बदले की भावना थी। उसकी हाथों में मेरे लिए मौत का पैगाम था। रवि ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। मैं कांपते हुए अपनी जगह पर खड़ी रही। मेरे सामने मेरी मौत थी, वो मौत जो मैंने खुद अपने हाथों से किसी और को दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भागूं या वहीं खड़ी रहूं। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, दिल बेतहाशा धड़क रहा था और दिमाग सुन्न हो गया था। सामने वो आदमी जिसकी मौत का जिम्मेदार मैं थी, अब मेरे सामने खड़ा था और उसकी लाल लाल आंखें मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो बस मुझे खत्म कर देना चाहता हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रवि अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था। उसने बस एक नजर मुझ पर डाली और बिना कोई शब्द बोले बस हल्के से सिर हिलाया। मुझे समझ में आ गया कि अब भागने का कोई फायदा नहीं था। मैं अपने पाप से भाग नहीं सकती थी। मैंने एक हिचक के साथ पूछा, अब क्या होगा? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तुम उसे मना नहीं कर सकती, ये हिसाब बराबर करना पड़ेगा। मैंने खुद को संभालते हुए उस खिड़की की तरफ देखा जहां से वो खून से सना चेहरा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें भरी हुई थीं बदले की आग से। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खिड़की पर बजने लगीं, जैसे वो सिर्फ इंतजार कर रहा हो कि कब मैं खुद से हार मान लूं। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और उस आदमी से धीरे से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आदमी जिसका शरीर टूट चुका था खिड़की से अपनी उंगलियां हटाते हुए सीधे खड़ा हो गया। उसकी आवाज में नफरत थी, दर्द था, ऐसा दर्द जिसे मैं महसूस कर सकती थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे वो चाहिए जो तुमने मुझसे छीना है, मेरा जीवन। मैंने डर से कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती थी कि वो हो जाएगा। मैं तो सिर्फ डर गई थी। वो आदमी मेरी बात सुनकर जोर से हंसा, एक ठंडी और भयानक हंसी। फिर उसने कहा, डर? तुमने डर के मारे मेरी जिंदगी छीन ली और फिर भाग गई। अब तुम्हारा डर ही तुम्हें खत्म करेगा। वो धीरे धीरे खिड़की के अंदर घुसने लगा। मैंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था।
बस के बाकी यात्री अपनी अपनी सीटों पर ऐसे बैठे थे जैसे वो पहले से ही अपनी किस्मत कबूल कर चुके हों। तभी रवि ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा रुचिका। जो तुमसे छीना गया वही तुम्हें वापस देना होगा। मुझे अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि यह सब भाग्य था। भागने की कोई राह नहीं थी। वो आदमी अब मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं और उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा और नफरत थी। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया। मैं जानती हूं कि तुम मर गए, लेकिन मैं भी उस दिन मरी थी। मैं भी हर दिन उस हादसे की याद में जीती हूं। मुझे कभी सुकून नहीं मिला। उसकी आंखों में थोड़ा सा बदलाव आया, जैसे उसे मेरी बात सुनकर कुछ समझ में आया हो। लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम्हारा दर्द मेरे दर्द के बराबर नहीं हो सकता। मैं जीना चाहता था, लेकिन तुमने वो मौका मुझसे छीन लिया। मैंने अपने आंसू रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मैं जानती हूं, और अगर यही तुम्हें चाहिए तो ले लो। मुझे माफ कर दो, या जो करना है कर लो, लेकिन इस डर से मुझे आजाद कर दो। वो आदमी अब एकदम मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अचानक कुछ नरमी आई, लेकिन फिर तुरंत ही उसने मेरी गर्दन पर अपने ठंडे हाथ रख दिए। उसका स्पर्श बेहद ठंडा था, जैसे मौत ने मुझे छू लिया हो। मैं कांपने लगी, लेकिन अब भागने का सवाल ही नहीं था। वो धीरे धीरे मेरी गर्दन को दबाने लगा। उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे लगा कि अब मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो चीखें जो मैंने उस रात सुनी थी फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। वो आदमी चिल्ला रहा था दर्द से, तकलीफ से, और आज वो चीखें मेरी खुद की थी। तभी अचानक सब कुछ ठहर गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और मैंने सांस ली। मेरी आंखों के सामने फिर से वो आदमी था, लेकिन अब उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने अपनी लड़ाई पूरी कर ली हो। उसने धीरे से कहा, तुमने आखिरकार इसे स्वीकार किया। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने अपने पाप को स्वीकार कर लिया और यही तुम्हारी परीक्षा थी। मैं हांफते हुए उसकी बात सुन रही थी, लेकिन अब मेरी समझ में आने लगा था कि मुझे किस चीज से गुजरना था। वो बस का सफर सिर्फ एक सफर नहीं था। यह सफर था मेरे अंदर छिपे हुए डर, पाप और उन गलतियों का सामना करने का। वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आकृति अब धुंधली होने लगी थी। उसने जाते जाते सिर्फ एक शब्द कहा, अब आराम करो, और फिर वो गायब हो गया। मैं बस वहीं बैठ गई। मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। सब शांत था। बस के बाकी यात्री अब भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो डर नहीं था जो पहले था। शायद उनकी भी परीक्षा खत्म हो चुकी थी। रवि मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खुद को माफ किया रुचिका, अब यह सफर खत्म हो गया। मैंने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। लगा जैसे मेरी छाती से एक बड़ा बोझ हट गया हो। मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या अब मैं घर जा सकती हूं? रवि ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, अब तुम जा सकती हो, लेकिन ये याद रखना कि जो कुछ हुआ है उसे कभी मत भूलना। तुम्हें हमेशा अपनी गलतियों का सामना करना होगा। मैंने सिर हिलाया। अब मैं तैयार थी। मुझे पता था कि यह सफर सिर्फ मौत का नहीं था, बल्कि अपने अंदर के डर और पापों से सामना करने का था। मैंने धीरे से अपनी सीट से उठी और बस का दरवाजा खुल गया। बाहर का मौसम अब साफ था और आसमान में हल्की रोशनी दिख रही थी। मैंने बस से बाहर कदम रखा और एक गहरी सांस ली। हवा में ताजगी थी, जैसे किसी बोझ से मुक्ति मिली हो, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर अब भी बाकी था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी खिड़कियों से वो अजीब लोग अब मुझे नहीं घूर रहे थे। सब कुछ सामान्य सा लगने लगा था, लेकिन मैं जानती थी कि ये बस, ये सफर, ये कुछ भी सामान्य नहीं था। रवि मेरे पीछे खड़ा था। उसने अपनी ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, अब तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना रुचिका, तुम कभी इस हादसे को भूल नहीं पाओगी। ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने उसे देखते हुए कहा, क्या अब सच में सब खत्म हो गया? मैं वापस अपनी पुरानी जिंदगी में जा सकती हूँ? रवि ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बदलाव हुए हैं उन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। और वो आदमी जिसे तुमने मारा था, उसका अंश हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे उसका जवाब सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर कहीं डर भी था कि वो सब फिर से लौट सकता है। मैंने बिना कुछ कहे आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ कदम चलते ही मुझे एहसास हुआ
कि ये रास्ता मुझे कहीं ले जा रहा था, लेकिन जाने क्यों मुझे लगा जैसे ये वही जगह नहीं थी जहां से मैं निकली थी। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा था। मैंने आसपास देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं किस ओर जा रही हूं। अचानक मेरे मन में फिर से डर की लहर दौड़ गई। मैं रुकी और जोर से चिल्लाई, रवि, रवि, क्या ये सही रास्ता है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने वापस मुड़कर देखा, लेकिन रवि गायब हो चुका था। वो अजीब यात्री, सब कुछ गायब था। मैं अब अकेली थी इस अंधेरे और सुनसान जगह पर। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने कदम और तेज कर दिए। हर कदम के साथ मेरे भीतर डर बढ़ता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, रास्ता और भी भयानक होता गया। अचानक मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। बस अंधेरे में कुछ छायाएं थीं जो मुझे घूर रही थीं। मैंने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, रुचिका, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, कुछ नहीं होगा, बस आगे बढ़ती रह। लेकिन वो आहटें और तेज होती जा रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागी, लेकिन वो आहटें मेरे पीछे ही थीं। अब मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था, किसी के भारी कदम मेरे पीछे पड़ रहे थे। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें खत्म हो रही हों। नहीं, नहीं, ये सब फिर से हो रहा है। मैंने डर से चिल्लाया, लेकिन अब भागना बेकार लगने लगा था। मेरी नजरें अचानक सामने गईं। वहां एक बड़ा पेड़ था। पेड़ के नीचे वही आदमी खड़ा था जिसका चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और उसमें वही नफरत झलक रही थी। वो अब भी मुझे देख रहा था, जैसे उसकी नजरें मेरी आत्मा में घुस गई हों। मैं रुक गई। मेरे पैर मानो जमीन में जड़ हो गए थे। वो आदमी बिना एक शब्द कहे बस मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं उठ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे वहीं रोक रही थी। वो आदमी अब मेरे करीब आ चुका था। उसकी सांसों की ठंडक मैं महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में अब भी वही सवाल था जो उसने मुझसे पहले पूछा था, क्यों? मैंने खुद को उसके सामने झुकते हुए पाया। मैं कमजोर हो चुकी थी, हिम्मत खत्म हो गई थी। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो भूल थी। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अब मेरी गर्दन को छूने लगी थीं। उस स्पर्श में वही ठंडक थी, वही डर। मैंने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं जानती थी कि यहां से भागना नामुमकिन था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मेरी आंखें अभी भी बंद थीं और उसकी उंगलियों की ठंडक मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मुझे यकीन था कि ये अंत है, यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक सब कुछ रुक गया। उसकी उंगलियों की ठंडक हट गई। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन उसकी नफरत भरी आंखों में अब कुछ और था। जैसे वो अब मुझसे बदला नहीं लेना चाहता था, लेकिन फिर भी मुझे माफ नहीं कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, तुम्हारी मौत मेरे लिए सजा नहीं होगी। मुझे वो चाहिए जो तुमने छीना है, मेरा जीवन। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, तो अब क्या करोगे? वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल में अब वो पहले वाली दरिंदगी नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द था। उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें वही महसूस करना होगा जो मैंने महसूस किया था। तभी मेरी आंखों के सामने वो हादसा फिर से उभर आया। वो तेज गाड़ी, उसकी चीख और फिर सन्नाटा। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। मेरे चारों ओर जैसे सब घूमने लगा। मैंने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन दर्द और बढ़ता जा रहा था। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे मत सजा दो। मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे माफ कर दो। लेकिन वो अब चुप था, बस अपनी लाल आंखों से मुझे घूर रहा था, जैसे उसे मेरी कोई दया नहीं थी। उसकी उंगलियां फिर से मेरी गर्दन की ओर बढ़ने लगीं। मैंने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रवि ने गंभीरता से कहा, रुक जाओ। उस आदमी ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था, लेकिन रवि के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उस आदमी को रोकने के लिए काफी था। रवि ने धीरे से कहा, रुचिका ने अपनी गलती मानी है, उसे यह सजा देना सही नहीं होगा। तुम उससे बदला नहीं ले सकते।
उस आदमी ने गुस्से और दर्द से कहा, लेकिन मेरा जीवन, रवि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, वो तुम कभी वापस नहीं पा सकते, लेकिन उसे भी अब हर दिन उस हादसे का बोझ उठाना होगा। ये बदला नहीं, बल्कि उसकी सजा है। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वो समझ चुका हो कि उसका बदला पूरा नहीं होगा। उसने एक अंतिम बार मेरी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और वो बस उसी तरह गायब हो गया जैसे कभी आया था। मैंने गहरी सांस ली, ऐसा लगा जैसे मेरी जान लौट आई हो। मैंने अपने कांपते हुए हाथों से खुद को संभाला और जमीन पर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रवि ने मेरे पास आकर शांत स्वर में कहा, अब सब ठीक है रुचिका। मैंने उसकी तरफ देखा और कांपते हुए पूछा, क्या वो वापस नहीं आएगा? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें अपने अंदर की गलती का सामना करना होगा। वो दर्द हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया था कि ये डर और अपराध बोध मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। उसे मिटाना अब नामुमकिन था, लेकिन कम से कम मैं अब ये जानती थी कि मैंने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। रवि ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन इस हादसे को कभी मत भूलना। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं भूलूंगी, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैंने धीरे धीरे बस स्टॉप की तरफ कदम बढ़ाए। रवि पीछे खड़ा मुझे देख रहा था। मुझे पता था कि मैं अब उस दर्द से नहीं भाग सकती, लेकिन मुझे एक नई शुरुआत की जरूरत थी। जैसे ही मैंने बस स्टॉप के पास पहुंचकर आसपास देखा, मुझे सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लोग जा रहे थे, आ रहे थे और जिंदगी अपनी रफ्तार में वापस लौट आई थी। लेकिन मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। वो डर, वो साए, वो खून से सना चेहरा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने खुद को संभाला और वापस अपने रास्ते पर बढ़ गई, लेकिन अंदर कहीं ये एहसास था कि मौत का साया अब भी मेरी तरफ देख रहा है, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।